आज स्टूडियो में मेरे सामने हिंदी के जाने माने हस्ताक्षर डॉक्टर महीप सिंह जी बैठे हुए हैं। महीप सिंह जी ने जहां हिंदी में लिखा है वहां साथ साथ पंजाबी के अंदर भी उनका लेखन कार्य चलता रहा है। एक लंबे दौर से वे लिख रहे हैं और हिंदी के विभिन्न आंदोलनों के साथ भी जुड़े रहे। सचेतन कहानी के माध्यम से उन्होंने एक नई कहानी का रूप हिंदी साहित्य जगत के सामने रखा। बाद में उन्होंने संचेतना पत्रिका का भी प्रकाशन किया, उसके संपादक रहे। अभी भी संचेतना छप रही है, लोगों के पास जा रही है। मैं डॉक्टर महीप सिंह जी से जानना चाहूँगा कि लगभग आज़ादी के 17 साल पहले उनका जन्म उन्नाव के अंदर हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। परंतु उनके साहित्य के अंदर भारत विभाजन से साथ जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ, जो लोगों ने संकट सहे, दुख सहा, उसका चित्रण हुआ है। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि अविभाजित पंजाब के साथ उनके क्या संबंध रहे, और ये भी वे बताएं कि किन परिस्थितियों के अंदर वे इतनी दूर पंजाब से उन्नाव में चले आए। ये स्थिति भी विचित्र है कि देश के स्वतंत्र होने से बहुत पहले ही मेरे माता पिता पंजाब में जिला गुजरात में एक गांव है, इसका नाम है सराय आलमगीर, जो बिल्कुल झेलम नदी के किनारे पर है। वहाँ से निकलकर वो उन्नाव में आकर बस गए थे। पहले भी पंजाब में से जो लोग उत्तर प्रदेश की तरफ व्यापार करने के लिए आते थे, मुझे ये भी याद है कि उस समय वो लोग हंडूर जा रहे हैं इस शब्द का प्रयोग करते थे। हंडूर का मतलब है कि हिंदुस्तान की ओर जा रहे हैं। ऐसे लोग लाहौर आते थे, वहाँ से कपड़ा खरीदते थे और लेकर उत्तर प्रदेश में आते थे। यहाँ उसे किसानों को बेचते थे और ज़्यादातर उधार बेचा जाता था। दूसरी फसल के मौके पर वो लोग फिर आते थे, पहले के पैसे वसूल करते थे और नया माल उनको दे जाते थे। पर धीरे धीरे वे मेरे माता पिता फिर वहीं उन्नाव में ही बस गए और यहीं से उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया। मेरे बड़े भाई, मेरी 2 बड़ी बहनें, एक छोटी बहन भी, मेरा, हम सब का जन्म ही उन्नाव में ही हुआ था। तो सबकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई? सबकी पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता बहुत सचेत हुए, ख़ास तौर से हमारे पिताजी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग भी उन्नाव ज़िले के अंदर एक तहसील है अजगैन, उसको कहते हैं। अजगैन तहसील में एक गांव है, नई सराय कहते हैं। तो उन्होंने ये सोचकर, कानपुर बड़ा शहर था पास में ही, तो पिताजी कानपुर आखिर बस गए। हम भाई बहन सब भी अभी बहुत छोटे थे। कानपुर में मेरे पिताजी ने चूने का एक भट्ठा लगाया। चूना उस समय एक भट्टे से कंकड़ निकलता था और उससे को पीस कर चूना बनाया जाता था, जो दीवारों की चिनाई के समय मकानों में काम आता था, जो काम आज सीमेंट से लिया जाता है। वो जो गृह निर्माण की सामग्री बेचने वाली दुकानें थी, उनसे जाकर ऑर्डर लाते थे, फिर चूने को पिसवाते थे और वो पिसवा कर बोरियों भर के उनको सप्लाई करते थे। जब मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों बड़े भाइयों की थोड़ी सी आई हुई आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके। हमारी बड़ी बहन जो बहुत पहले ही दिवंगत हो गई थी, तो हमारे जीजा जी थे, वो साइकिलों की रिपेयर का काम उन्होंने कानपुर में लाटूश रोड नाम का क्षेत्र है, उसमें शुरू किया था। उनकी सहायता से मेरे दोनों बड़े भाइयों ने भी साइकिलों की मरम्मत करने का काम प्रारंभ किया। क्योंकि मैं तीसरे स्थान पर था भाइयों में, मेरी पढ़ाई आबाद रूप से चलती रही और मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं पढ़ता रहूं। बाद में पिताजी ने भी वो
चूने के भट्टे लगाने वाला काम बंद कर दिया था और वो भी भाइयों के साथ ही दुकान पर बैठने लगे थे। धीरे धीरे हमारा वो काम विकसित हुआ और पहले हमने एक छोटी सी दुकान ली, फिर बिरहाना रोड जो कानपुर का एक बड़ा मशहूर व्यवसायिक क्षेत्र है वहाँ आ गए, वहाँ एक दुकान किराए पर ली और फिर नई साइकिलों को बेचने, पुरानी साइकिलों की मरम्मत करने का काम वहाँ शुरू हो धीरे गया। मतलब व्यापार बढ़ गया हाँ, आपका। व्यापार बढ़ गया और हमारी दुकान का नाम था सरदार साइकिल स्टोर्स। पहले ये नाम था सरदार साइकिल वर्क्स। वहीं मेरी पढ़ाई हुई। पंजाब से हमारे परिवार के लोग जो विभाजन के समय या उसके पहले पंजाब में रहते थे, हमारा परिवार तो इधर आ गया था। हमारे पिताजी के सगे छोटे भाई वो भी कानपुर आ गए थे, इधर आ गए और वहाँ आकर उन्होंने अपना एक होटल। आपके दादा दादी वहीं रहे? अच्छा, दादा दादी की मृत्यु वहीं रहते, अच्छा, भाई, विभाजन के हाँ, पहले ही विभाजन हो से गई। पहले ही हो गई थी। इससे उनसे हमारा ज़्यादा अच्छा संपर्क हाँ, नहीं रहा। और यही हाल नाना नानी का भी हुआ कि उनकी मृत्यु भी विभाजन से पहले ही हो गई थी। केवल हमारे मामा थे जो पंजाब में रहते थे और उनसे संपर्क रहता था, वो अक्सर आते जाते थे। और वो पंजाब में जो हमारे एक मामा थे जो पंजाब में जब गुरुद्वारा सुधार का आंदोलन चल रहा था 1920 और 25 के बीच में, उसमें उन्होंने भाग लिया था और लाठियां भी खाई थी और उसके कारण वो जेल भी गए थे। इस पूरे परिवार के इन सभी सदस्यों में से आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा या आपको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता था? मैं मानता हूँ कि यदि मेरे पिताजी की बहुत ही स्नेह भरी दृष्टि मुझ पर न होती तो मैं भी अधिक पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई जब मैं 10वीं पास कर चुका तो इस बात पर जोर देने लगे थे कि अब तुम भी आकर जो परिवार का कामकाज है इसमें शामिल हो जाओ, परंतु मैं पढ़ना चाहता था। तब पिताजी का सहयोग मेरे साथ था और उन्होंने इस बात पर आग्रह किया कि नहीं, यदि ये पढ़ना चाहता है हाँ, तो पढ़ने दिया जाए। तो मैं मानता हूँ कि सबसे अधिक स्नेह या सबसे अधिक प्यार या सबसे अधिक प्रोत्साहन मुझे अपने पिताजी का रहा। पिताजी का। और माता जी आपके? माता जी का बहुत मुझे इतना सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। वो भी यही चाहती थी कि भाई अब थोड़ा बहुत आप बड़ा हो गया, काम में लग जाए। हाँ, बड़ा काम में लगो, अपने भाइयों को मदद करो, तो भाइयों के साथ दुकान पर बैठो, जाओ, व्यापार में हिस्सा लो। पर पिताजी पर मुझे भरोसा था। मेरी बहुत बार याद आता है कि बहुत छोटे में जब कभी मुझे 2-4 पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं पिताजी के से कभी कभी 1-2 पैसे मांगा करता था। भाइयों से मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। तो पिताजी अक्सर जो दुकान पर रखी हुई संदूकची है जिसके अंदर पैसे रखे जाते जैसे गल्ला थे, कहते हैं जैसे गल्ला कहते हैं, हाँ, तो वो गल्ला मेरी तरफ कर देते थे कि ले और ले मुंह दूसरी तरफ घुमा तरफ। लेते, हाँ, कि जितने कि भाई लेने हैं जो ले ले। तुम्हें जरूरत है ले। तो मैं अपने पैसे 2 पैसे 4 पैसे उसमें से लेता था। याद है मुझे कि मैं प्राइमरी स्कूल में जो कलेक्टरगंज का प्राइमरी स्कूल था उसमें भर्ती कराया गया। उस प्राइमरी स्कूल की कुछ यादें आज भी मेरे अंदर ताजा है। हमारे हेडमास्टर वहाँ थे, राजा राम शुक्ल नाम था। अच्छा, उनका नाम भी याद है? और नाम मुझे याद है। और वो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के व्यक्ति थे, कवि थे, कविताएं लिखते थे और हमें अपनी क्लास में कविताएं अपनी सुनाया करते थे। तो वहाँ से मैंने 4th कक्षा पास की। फिर पास में ही एक मिडिल स्कूल में आए होंगे, वो भी सरकारी मिडिल स्कूल था। तो 5वीं में हम मिडिल स्कूल में आ गए थे। उन दिनों में एक और नियम था कि जिस विद्यार्थी को अंग्रेजी में 60% नंबर मिल जाए उसे स्टार कहते थे। अच्छा। और जिसको 75% अंक मिल जाए अंग्रेजी में उसको डिस्टिंक्शन कहा जाता था। जिनको स्टार या डिस्टिंक्शन मिलता था आगे इंटरमीडिएट कॉलेज में उनको सीधे
8वीं में एडमिशन मिल हाँ, जाता मिल था। जाता था। और जिनको ये नहीं मिलता था उनको फिर से जाकर 7वीं कक्षा में ही दोबारा भर्ती होना पड़ता था। ये सहयोग था कि मेरा अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन आ गया था। गुड। तो पास में ही मारवाड़ी इंटर कॉलेज था, तो मुझे सीधे सीधा 8वीं वहाँ में दाखिला मिल गया होगा। 8वीं मारवाड़ी इंटर कॉलेज में जगह मिल गई और 10वीं तक मैं उस स्कूल उसी में स्कूल पढ़ा। में पढ़े। वैसे इंटरमीडिएट कॉलेज का मतलब है कि 11वीं 12वीं, तो वो बोर्ड पास करने के बाद अच्छा कॉलेज जो उन दोनों में शुरू होते थे वो फर्स्ट ईयर से शुरू होते थे, यानी 11वीं से। मैं 11वीं में ही डीएवी कॉलेज कानपुर में भर्ती हो गया और जब कॉलेज में आ गया फर्स्ट ईयर में तो फिर एमए आपने तक एमए मैं तक 6 वहीं वर्ष पढ़े, एमए तक वहीं मैं पढ़े डीएवी आप। कॉलेज में रहा। तो डीएवी कॉलेज के कुछ सहपाठियों की आपको याद हो, हाँ, वहाँ मुझे के कुछ सहपाठियों की भी याद है, अध्यापकों की याद हो, प्रताप की। तो वो कुछ बताए। ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर जब मैं पहुंचा तो हिंदी के एक बड़े विद्वान अध्यापक पंडित मुंशीराम शर्मा, उन दोनों हिंदी विभाग के वहाँ अध्यक्ष थे, वो हमें हमारी कक्षाएँ लेते थे। पंडित प्रेम नारायण शुक्ल थे, वो हमारी कक्षाएँ लेते थे। और हिंदी में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे। वैसे मेरी रुचि इतिहास में बहुत थी। अच्छा अच्छा। इतिहास मुझे बहुत प्रिय था बचपन से ही। तो इतिहास में अंक अच्छे आते रहे और होंगे। इतिहास में अंक भी अच्छे आते थे। पॉलिटिकल साइंस में भी मेरी रुचि थी, परंतु पता नहीं क्यों मैं गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित साहित्य पर कुछ काम करूंगा, ये बचपन से मतलब मेरी तभी इच्छा से मन थी। में धारणा थी। ये उसी समय से धारणा थी। अच्छा अच्छा। तो बीए में मेरे हिंदी विषय था, पॉलिटिकल साइंस से इतिहास था। बीए करने के बाद मैंने हिंदी में एमए करने का विचार किया। तो मुझे आपके परिवार ने समर्थन किया इसका? हाँ, परिवार ने समझ, और मैंने सबको पिताजी को बताया कि मैं एमए करूँगा और एमए करने का मेरा उद्देश्य है कि मैं गुरु गोविंद सिंह के जो ब्रजभाषा में लिखा हुआ साहित्य है उस पर शोध कार्य करूँ। ये बहुत पहले से मेरे मन में था। मुझे एक घटना याद आती है और अभी कुछ दिन से मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ। उसकी शुरुआत मैंने यहीं से की है कि जब मैं एमए में प्रवेश लेने के लिए अपनी फीस जमा कराकर उसकी रसीद पंडित मुंशीराम जी के पास ले गया, जो एमए प्रथम वर्ष की कक्षा को पढ़ाने जा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी मैंने एडमिशन ले लिया है और मेरा नाम भी आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। तो पंडित मुंशीराम जी ने थोड़ा सा आपकी तरफ देखा होगा कि और उससे नीचे तक मुझे देखा। वो मुझे जानते तो थे क्योंकि बीए में पढ़ाया था उन्होंने, पर मुझसे कहने लगे कि भाई ये तो हिंदी की क्लास है, हिंदी की एमए क्लास की। है, आप कैसे आ रहे हैं इसमें? तो मैंने कहा पंडित जी मैंने एमए हिंदी में ही प्रवेश लिया है। कहने का अच्छा। तो उन्होंने मेरा नाम बहुत सकुचाते हुए और बहुत आश्चर्य मिश्रित भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने मेरा नाम रजिस्टर में लिख दिया। परंतु उससे पहले जब मैं बीए में था तब हमारे कॉलेज में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई और चूँकि बाद में एक इंटर कॉलेज ऐसी प्रतियोगिता होनी थी जिसमें प्रांत आस पास के कई कॉलेजों के विद्यार्थी आए था और जीवन पर धर्म का प्रभाव ये विषय था। पंडित प्रेम नारायण शुक्ल ने मुझे कहा कि तुम भी ये कॉलेज में जो प्रतियोगिता हो रही है, तो मैंने कहा ठीक। ये एक तरीके से मैं मानता हूँ कि जिससे पहली बार मैं कुछ लोगों के सामने बोलने के लिए मंच पर किसी विषय पर मंच पर आकर बोलने के लिए आया। और एक वाक्य मेरे उस समय संस्कृत का सीखा था, एक कथन सीखा था जो आज तक मुझे याद है। यतोद्भुदे निःश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिसमें मनुष्य की जो अभ्युदय यानी सांसारिक और पारलौकिक दोनों ही सिद्धियां जहाँ प्राप्त हों वो धर्म है। मैंने इसे भी कोट यहाँ किया से प्रारंभ किया आपने। और संयोग था कि जो दो विद्यार्थी
अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के लिए चुने जाने थे, उसमें आप भी नाम आ थे, गया। उसमें आप भी थे। फिर अंतरकालीन प्रतियोगिता जिसमें अनेक कॉलेजों के विद्यार्थी आए थे, और उसमें भी मैंने भाग लिया और बोला, और सभी में से मुझे तृतीय स्थान प्राप्त, तीसरा स्थान मिला। कुछ पुस्तकें पुरस्कार में मिले ली। होंगे। उसमें एक पंडित मुंशीराम शर्मा की एक पुस्तक थी, सूर सौरभ, जो सूरदास के ऊपर थी। वो पुस्तक मेरे पास आज तक। तो ये सारी जो कुछ मेरी बचपन की उपलब्धियां थी, मेरे पिताजी से बहुत खुश होते थे और मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। फिर एमए किया। एमए करने के बाद तो जोर ज़्यादा पर भी पढ़ने लगा कि भाई उम्र हो गई है, अब शादी कर लूँ। तो मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं एमए कर लूँ, फिर देखूंगा क्या करना है। घर का दबाव इस बात पर था कि अब एमए कर लिया है, इतनी पढ़ाई कर ली, अब दुकान पर आकर बैठो और भाइयों के साथ। फिर बात फिर वही दुकान की आ गई। वही दुकान के आगे उनके साथ व्यापार में शामिल हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं व्यापार नहीं करूँगा, मैं घर के बिजनेस में भी हिस्सेदार नहीं बनूंगा, मैं अध्यापक बनूंगा, मैं नौकरी करूंगा और नौकरी भी एक ही करूंगा, किसी कॉलेज में अध्यापक बनूंगा, स्कूल में अध्यापक भी नहीं बनूंगा, कॉलेज में अध्यापक। और अध्यापक बनकर मैं, समय मेरे पास होगा और तब मैं गुरु गोविंद सिंह के काव्य पर शोध करूंगा और लेखक बनूंगा। बचपन से लिखने का शौक था मेरे अंदर, और मैंने स्कूल जीवन से ही कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ लिखनी प्रारंभ कर दी थी। छोटी छोटी ऐतिहासिक कहानियाँ जो कुछ समाचार पत्रों में भी छपने लग गई थी। एक हिंदी का साप्ताहिक पत्र जालंधर से छपता था, उसका नाम था आकाशवाणी। सबसे पहले मेरी कहानियाँ उस पत्रिका में छपी। धीरे धीरे एक पत्र नागपुर से निकलता था, तब वो साप्ताहिक था, बाद में वो दैनिक हो गया था, युग धर्म। उसमें कहानियाँ छपी आपके। 10वीं महीने सन 1948 में गया था, और उस समय तक 2-3 कहानियाँ मेरी ऐतिहासिक। फिर कॉलेज की मैगजीन के लिए मैं उसके लिए लिखा होगा आपने, और फिर कुछ लेख भी दैनिक समाचार पत्रों में, साप्ताहिक समाचार पत्रों में। पंजाब में उसी समय एक भाषा विवाद पैदा हुआ। विवाद ये पैदा हुआ कि पंजाब का चूँकि विभाजन हो गया, और उस समय जो भारत में पंजाब, इसको पूर्वी पंजाब कहते थे, उधर पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब था। भाषा विवाद ये था कि अब पंजाब की राजभाषा क्या हो, क्योंकि संयुक्त पंजाब की राजभाषा उर्दू थी, चाहे बोलचाल की भाषा पंजाबी थी, मगर राजभाषा उर्दू थी। इधर एक वर्ग ऐसा था जिसने इस बात पर आग्रह किया कि उर्दू का स्थान हिंदी को मिलना चाहिए और यहाँ की राजभाषा हिंदी बनाई जानी चाहिए। एक वर्ग ऐसा तो जो कहता था कि नहीं, लोक भाषा यहाँ की जनता की भाषा पंजाबी है, अब इसको राजभाषा का दर्जा देना चाहिए। एक वर्ग का कहना ही था कि पंजाबी कोई भाषा नहीं है, ये एक तो बोली मात्र है और इसमें कोई साहित्य नहीं है, इसलिए राजभाषा का दर्जा। ये एक हिंदी पंजाबी का विवाद शुरू हुआ। सन 50 की बात है, मेरी आयु 20 वर्ष थी उस। मैंने लखनऊ से प्रकाशित, जो अब दिल्ली से प्रकाशित होता है, पांचजन्य नाम का साप्ताहिक, पांचजन्य साप्ताहिक में मैंने एक बड़ा लेख लिखा। तो मैंने एक लिखा पंजाब की भाषा समस्या, इस नाम से बड़ा लंबा लेख था, और वो 5 अंकों में पांचजन्य में प्रकाशित हुआ था। नहीं तो इसके लिए आपने उस समय, उस छोटी उम्र के अंदर इतने सारे तथ्य कैसे जुटाए होंगे? मेरी रुचि का विषय था, और मैंने उसमें कुछ बातें से देखी कि पंजाब की जो एकता है वो पंजाबी से ही स्थापित की जा सकती है। पंजाबी किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है, पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति की भाषा है जो पंजाबी बोलता है। इसका किसी संप्रदाय से संबंध नहीं है। उसी तरह से जैसे मराठी का, गुजराती का, बंगला का, तमिल का, किसी समुदाय विशेष से, ये वहाँ के लोगों की भाषा नहीं। पर जब आप कानपुर में रह रहे थे, पंजाब वहाँ से दूर है, पंजाबी की
समस्या जो है वो कानपुर के अंदर उतनी गंभीरता से नहीं उठी होगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग होंगे जो कि पंजाबी बोल रहे होंगे। और दूसरा, क्योंकि आप डीएवी कॉलेज में पढ़ते रहे, तो डीएवी कॉलेज की अपनी एक अलग विचारधारा होगी, उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। तो पंजाबी की बात आपके दिमाग में उस समय कैसे आई? मैं नहीं जानता, पर मेरा ख्याल है कि पंजाब में हिंदी का कट्टर समर्थन करने वाला एक पत्र था जो उर्दू में प्रकाशित होता था, प्रताप नाम से। उसका फिर हिंदी एडिशन शुरू हुआ था, उसका नाम वीर अर्जुन था। आज भी शायद किसी रूप में निकलता हो। वीर अर्जुन हमारे घर में मंगवाया जाता था, मेरे भाई वगैरह सब चूँकि हिंदी पढ़ते थे। वीर अर्जुन में जो प्रताप वाली विचारधारा थी और वो बहुत हद तक पंजाबी विरोधी विचारधारा थी, इसके सारे संपादकीय उसमें छपते थे। मैं वो सब पढ़ता था और पंजाब में उसी समय मुझे ये लगा था कि ये भाषा समस्या अगर ऐसे ही चलती रही तो पंजाब के दो वर्ग जो हैं, हिंदू और सिख हैं, इनके आपसी विवाद बढ़ जाएंगे। ये सोचकर इस विषय पर मैंने लिखना और शोध करना ये शुरू किया। मुझे याद है कि जब 5 लेख अटल बिहारी वाजपेयी के संपादकत्व में छपे तो काफ़ी विवाद हुआ और पंजाब में भी। उसके अंदर ये लेख प्रकाशित होना पंजाब में उन सब लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, पर वाजपेयी जी ने उसे प्रकाशित किया था और ये भी कहा कि अगर कोई भिन्न विचारधारा का व्यक्ति भी लिखेगा तो हम उसे प्रकाशित छापेंगे उसको। परंतु तब भी मैंने इस विषय पर फिर लगातार मैं इस पर लिखता रहा। फिर तो ये एक विषय भी ऐसा हो गया कि जिसकर शायद मैं ही एक व्यक्ति था जो हिंदी में लिखता था, बाकी की सारा विवाद तो हिंदी और पंजाबी के बीच में था। माध्यम उर्दू थी। हाँ, माध्यम उर्दू। पर प्रताप ग्रुप के जो अखबार थे या हिंद समाचार ग्रुप के जो अखबार उर्दू के अंदर ये सब उर्दू में थे। लड़ाई होती थी हिंदी और पंजाबी के बीच की और माध्यम उर्दू थी। माध्यम उर्दू बंद। और मैं बार बार इस बात पर अपने लेखों में आग्रह करता था कि पंजाबी को नकार कर आप पंजाब के अंदर जो एक सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर देंगे वो इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो आपके लेखन पर क्या किसी अध्यापक का, जो कि कॉलेज के अंदर उस समय पढ़ा रहे थे, आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं, लेखन पर तो प्रभाव नहीं पड़ा। व्यक्तित्व पर का उनका जो था उन पर मैं उसका प्रभाव रहा होगा। पंडित मुंशी शर्मा बहुत ही सहृदय, बहुत ही विद्वान और कट्टर आर्य समाजी होते हुए भी उनका जो संत साहित्य है या भक्ति साहित्य में उनका रुझान यानी आर्य समाज का और सूरदास से या तुलसीदास से कोई बहुत लगाव नहीं रहा उस समय। पर पंडित जी ने सौरभ नाम की एक पुस्तक लिखी थी, कई उनके आलेख भी। तो एक तो मुझे उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा प्रभावशाली लगता था। नहीं, पर आपकी कहानियाँ, आपके आलेख उन अध्यापकों ने जरूर देखे होंगे जो कि आपको पढ़ा रहे थे। मैं कॉलेज में तो उनको कैसा लगा? क्या उन्होंने प्रोत्साहित किया आपको? बहुत अच्छा लगा उन्हें। यानी यहाँ तक कि मुझे याद है कि हमारे एक अध्यापक थे कृष्ण शंकर शुक्ल, वो मुझसे कहेंगे, भाई तुम इतना लिखते हो, कुछ चाय पानी के लिए पैसे मिल जाते हैं? तो मैंने कहा, जी कौन पैसे देता है? मुझे जो पहला पारिश्रमिक मिला वो दैनिक हिंदुस्तान से एक मिला 15 रुपए का। पर उस समय तो 15 रुपए काफ़ी होता था। 15 रुपए का मिला। एक जगह वहाँ कुछ समय बाद मुझे नवभारत टाइम्स से मेरी एक चीज़ से भी उससे कुछ 15 रुपये मैंने कहा, अपनी यही मिलता है और तो कुछ मिलता है? कहने का, भाई चाय पानी के लिए भी कुछ नहीं मिलता। पर एक मैं लेखक हूँ, ये जैसे उसकी अपनी तृप्ति और संतुष्टि अलग होती है, उसके लेखन की अपनी होती है। हाँ, और ये तृप्ति भी हुई कि मेरी एक पहचान एक लेखक के रूप में होने लगी है। उस छोटी आयु में, छोटी आयु के में ही मेरी पहचान एक लेखक के रूप में होने लगी। ये मेरी लिए सबसे बड़ी तृप्ति का कारण था। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब नौकरी करनी प्रारंभ की तो क्या एमए के बाद ही प्रारंभ कर दी या पीएचडी करने के बाद? नहीं, एमए के बाद
जैसे कि मैंने कहा कि परिवार का आग्रह था कि दुकान कि पर भाई दुकान पर बैठो, और आग्रह ये भी था कि विवाह के योग्य हो गई है आयु आपकी, तो अब तुम शादी भी कर लो। तो नौकरी से पहले कुछ ऐसी घटना बनी कि मेरे विवाह की तैयारी हो गई, और अभी मैं एमए का प्रथम वर्ष कर रहा था कि एक विवाह का संयोग ऐसा बन गया कि दिल्ली में मेरा विवाह हो गया, पीएचडी करने नौकरी करने से भी नौकरी करने से पहले। ये सन 1953 में विवाह हो गया मेरा। विवाह 53 में, मतलब आप 23 साल के थे उस 23 साल के थे। फिर मैंने देखना शुरू किया कि मुझे कोई, 1 वर्ष तक मैंने व्यापार में भाइयों का साथ दिया जब तक मेरी कोई नौकरी नहीं लगी। और उस व्यापार हमारे घर में उस समय साइकिल पार्ट्स बनाने के बहुत जो एक फैक्ट्री लगा ली थी हमने। साइकिलों के पार्ट्स यानी साइकिलों की सीटें, कैरियर, स्टैंड, ये हमारे यहाँ फैक्ट्री में बनते थे। बनने लग पड़े। हाँ, तो मैं एक बार भाइयों ने कहा कि अच्छा अभी टाइम है तो जाओ कुछ शहरों में जाकर इन पार्ट्स के लिए ऑर्डर लेकर आओ। तो मैं बड़ी खुशी से उनके नमूने लेकर गया, नागपुर गया, जबलपुर गया, जोधपुर गया, राजस्थान में भी, अहमदाबाद गया, और वहाँ जाकर मैं ऑर्डर लेकर आया और उनको माल सप्लाई किया गया। परंतु मेरी नज़र हमेशा इस बात पे थी कि मुझे कुछ ठीक कुछ अपनी रुचि की नौकरी मिल जाए, और वो भी कॉलेज में मिल जाए, वो भी कॉलेज। इन दिनों मैंने एक विज्ञापन पढ़ा जो बम्बई की एक संस्था ने निकलवाया था कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो गुरु ग्रंथ साहब का हिंदी अनुवाद कर सके। तो मैंने कहा कि ये तो आपकी रुचि का मेरी काम है। रुचि का काम। तो मैंने झट से उन्हें एक एप्लीकेशन भेज दी। उन्होंने मुझे बम्बई इंटरव्यू के लिए बुला लिया। वहाँ लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे लिए काम करना शुरू कर दीजिए और आप कानपुर में बैठकर ही अपने काम करिए। सारा अनुवाद हमें भेजते जाइए, हम देखते जाएंगे और आपको वहीं वेतन के पैसे वहीं मिल जाएंगे। मैं बम्बई से काम लेकर आ गया। मुझे याद है कि 200 रुपये महीना पर हमारी बात हुई। यहाँ आकर मैंने काम शुरू कर दिया, कुछ अंश कर लिया, परंतु पैसा कोई आ नहीं रहा था। मैंने पत्र लिखे, उन्होंने टेलीफोन की इतनी सुविधा नहीं थी, पत्र लिखे कोई जवाब नहीं। तो मैं अपने किए हुए काम को लेकर फिर एक बार बम्बई गया, और वो एक सरदार जमियत सिंह सेठी नाम के एक सज्जन थे जो इसके माध्यम थे जिसके कारण ये योजना बनी थी। और पहली बार जब मैं गया था तो उन्हीं के घर पर ठहरा था। तो उनसे मैंने कहा कि भाई ये मैंने काम किया है और आज 3 महीने हो गए, आपने तो कोई वेतन मुझे नहीं भेजा। उन्होंने अपने साथियों से बात की। ऐसा लगा कि उनमें आपस में कुछ मतभेद हो गए थे, जिसके कारण वो काम के प्रति उनकी रुचि कम हो गई थी। पर संयोग से उसी समय जब मैं उनके घर पर ठहरा हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि यहाँ एक खालसा कॉलेज है, मैं जानता था कि वहाँ खालसा कॉलेज, और यहाँ एक हिंदी के प्राध्यापक की ज़रूरत है, क्या तुम्हारी रुचि उसमें है? तो वो तो आपकी रुचि का काम था। अंधा क्या मैं दो आँखें वाली बात हुई। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसी समय कॉलेज सेक्रेटरी को फ़ोन किया और सेक्रेटरी ने कहा ठीक है उनको भेज दीजिए। दूसरे दिन सुबह मैं उनके पास पहुंच गया। उनका ये एप्लीकेशन लिखो यहीं। मैंने उनके सामने बैठकर एप्लीकेशन लिखकर उनको दे दी। उन्होंने कहा 11 बजे से इंटरव्यू आ जाना। मैं इंटरव्यू में आ गया। कई प्रत्याशी आए हुए। उन्हीं दिनों में बम्बई यूनिवर्सिटी ने एक निर्णय लिया था कि अब प्रत्येक विद्यार्थी को जो एसएससी करके, यानी हाई स्कूल लेवल एसएससी कहते हैं बम्बई, वो करके कॉलेज में आएगा। वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं था, वो कंपलसरी होगा कम से कम 2 साल हिंदी पढ़ना। तो हिंदी पर की जरूरत पड़ गई। और एक अध्यापक थे पहले तो, और दूसरे को पार्ट टाइम नौकरी मिलनी थी। तो मुझसे इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि भाई 1 वर्ष तक पार्ट टाइम नौकरी करनी होगी और बाद में आपको यदि कमेटी अप्रूव करेगी तो आपको
फुल टाइम लेक्चरशिप मिल जाएगी। मतलब ये नौकरी आपको संयोग से मिल गई? ये संयोग से, मैं बाई नौकरी चांस मिल गई। मुंबई गया हुआ था और और आपकी रुचि की नौकरी अच्छा, मिल और गई। नौकरी भी कितनी, 100 रुपये महीना, 35 रुपये दिए, 135 रुपये महीने में। अब मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ के एक एवरग्रीन होटल है खार में, उसमें मैं ठहरा। उसमें डबल बेड का कमरा था, डबल बेड के कमरे में एक बेड का किराया जो था 90 रुपये था, और उसमें सुबह का नाश्ता और रात का भोजन मिलता था। तो मैं उस कमरे में ठहर गया और 100 रुपये महीना अपने भाइयों से मंगवाता था गुजारा करने के लिए। तो भाइयों ने कहा नहीं कि ये अच्छी नौकरी कर रहे हैं? अच्छा, अगले साल वो कॉलेज में आ गए, यानी फुल टाइम नौकरी मिल गई। तो उससे तब फिर 200 रुपया तनख्वाह बढ़ गई होगी। 200 रुपया 40 रुपये दिए। 240 पर एक सुविधा ये हुई हम्म, कि कॉलेज में कुछ स्टाफ क्वार्टर्स थे, तो आपको उसमें एक जगह मिल हमें गई। स्टाफ क्वार्टर अच्छा, मिल गया, उसमें जगह मिल गई। तो उसमें जगह मिल गई और वो जगह वो फ्री थी, मिल गई। हाँ, तो रहने की सुविधा तो- हो गई। पर मुझे एक बात याद है कि इतने पैसे मिलने के बाद एक बार फिर बड़े भाई साहब मेरे मुंबई पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखो कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें। मैंने कहा आपके सामने 240। उन्होंने कहा कि देखो सबसे ज़्यादा तनख्वाह तो हम अपने कर्मचारियों को देते हैं, हाँ, तो तुम इसमें काहे के लिए पड़े हो? क्यों नहीं वापस आ जाते? उन्होंने बहुत मुझे इस बात के लिए आग्रह किया कि तुम वापस आ जाओ, आकर अपनी फैक्ट्री संभालो। मैंने कहा नहीं पैसा, ये बात मुझे, मैंने कहा कि मैं अध्यापक बनूंगा, लेखक बनूंगा और गुरु गोविंद सिंह के काव्य पर शोध काम करूंगा। करूंगा। ये 3 मंतव्य है मेरे सामने, और इसके अलावा मैं नहीं करूंगा। पैसे आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा हैं, पर मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ। और तभी फिर मैं बाद में अपने परिवार को भी वहाँ ले गया। एक छोटी सी बच्ची भी हमारी बड़ी हो गई, मैंने वहीं आ गई। चलो, यहीं पर मैं जानना चाहूँगा आपसे ये कि आपका वैवाहिक जीवन, पत्नी के साथ आपके संबंध, पत्नी का आपके जीवन के अंदर योगदान क्या रहा? एक बात मैं कहूँगा कि मेरी पत्नी अधिक पढ़ी लिखी नहीं है। उस समय लड़कियों का मैट्रिक पास कर लेना हाँ, काफ़ी होता है। काफ़ी माना जाता है। तो मैट्रिक है, मैंने तो एमए कर लिया। पर उसका सहयोग मेरे साथ बहुत रहा, मेरे लेखन कार्य में और बाकी जीवन में भी। जितनी आज़ादी, जितनी स्वतंत्रता, जितना सहयोग पत्नी के यहाँ बहुत कम उपलब्ध होता है। शायद ही किसी बात पर हमारा कोई बहुत विरोध हुआ हो या आपस में कोई विवाद हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ। आज तो लगभग अब 60 साल हो जाएंगे कुछ दिन। यानी मैं ये भी कहूँगा कि पत्नी ने मेरे बहुत सारे मेरी जातियों को बर्दाश्त किया। तो आपने बम्बई कितने साल तक अध्यापन किया? तो 8 वर्ष 8 वर्ष तक बम्बई में रहे आप। तो दिल्ली में कैसे संयोग बना आपका फिर? दिल्ली में ऐसा हुआ कि पंजाब, वो जो बम्बई का खालसा कॉलेज है, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर 1937 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये घोषणा की थी कि हम सभी हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर और लेंगे। सिख धर्म की बात चली तब थी ना एक उस बार समय। ये भी चला, सिख धर्म में जो कि उच्च नीच की नहीं है, तो आप वो करिए। बाबा साहब इस काम के लिए अमृतसर भी गए, उस समय के सिख नेताओं से मिले, और उन्हीं की प्रेरणा से कि बाबा साहब और दलित वर्ग के प्रति एक संपर्क बने, बम्बई में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। ये उनकी प्रेरणा से हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये निर्णय लिया और घोषणा की कि मैं हिंदू होकर जन्मा अवश्य हूँ, पर हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, तब बहुत सारे जो इस्लाम के युवा थे वो उनके पास गए, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो उनके पास गए कि भाई आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे यहाँ तो जाति प्रथा, ऊंच नीच की प्रथा, छूत अछूत की प्रथा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तब कहा कि अच्छा मैं सोचता हूँ इस बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनसे कहा कि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ना ही चाहते हैं तो सिख धर्म स्वीकार कर लीजिए जो आपके बहुत निकट है। अम्बेडकर ने भी घोषणा की कि मैं एक ऐसा धर्म स्वीकार करूंगा और मेरे अनुयायी जिसका जन्म भारत में हुआ।
मैं अपने अनुयायियों को न मुसलमान बनने के लिए कहूँगा न ईसाई बनने के लिए कहूँगा। तो एक बार दो को तो वैसे भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ने की बात हाँ कि हमें जो भारत में इसका जन्म हुआ। परंतु बाद में जब वो अमृतसर भी गए, बातचीत भी हुई, तब डॉक्टर अम्बेडकर का थोड़ा सा मोहभंग होना शुरू हुआ, क्योंकि पंजाब में सिखों में भी कुछ हद तक जातिवाद तो बना हुआ था। उनको ये बताया गया कि जात पात ये भी मानते, जो इनके अंदर निम्न श्रेणी के जाति के सिख हैं उनको भी बराबरी का स्थान नहीं मिलता, कुआं पर नहीं चढ़ने दिया जाता। तो फिर बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सन 56 में जाकर ये तय किया कि हम सभी बुद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, जो उन्होंने बाद में किया। महीप सिंह जी, आपको दोस्तों का दोस्त कहा जाता है। कभी कन्हैयालाल नंदन, जो कि आपके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, उन्होंने कभी कहा था कि महीप सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी दोस्ती है और सबसे बड़ी ताकत भी दोस्ती है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपके खास अनुभव हैं इस बारे में तो वो बताएं। दोस्ती मेरे लिए एक मूल्य है, एक अवसरवादिता नहीं है। जो व्यक्ति मेरा मित्र है और जिससे किसी स्तर पर मेरा संबंध है, वो मेरी रुचियों और आदतों को भी मिलाकर वो बंदा है। एक तत्व मेरे सामने हमेशा ही रहा है कि यदि आप अपने संबंधों में सुखी रहना चाहते हैं तो किसी से भी अपेक्षाएं ज़्यादा मत करिए, क्योंकि सारी दरार अपेक्षाओं के कारण पैदा होती है। परिवार में भी मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ, और मित्रता में तो, दोस्ती में तो ये तत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बहुत अपेक्षाएं मत करिए, क्योंकि हम जहाँ अपेक्षाएं करते हैं तो हमारा मोहभंग होता है, और मोहभंग होता है तो बस दरारें पड़नी शुरू। और क्या आपको ये लगता है कि आपको जीवन के अंदर कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले? हाँ, ये तो मेरा हमेशा अनुभव रहा है। ये अनुभव बहुत रहा और बचपन से रहा, और ये भी रहा कि बहुत कम स्थितियाँ ऐसी आई जब मैंने अपने दोस्तों से मेरा कोई मतभेद इतना गहरा हुआ हो कि संबंध टूट गए हों। बचपन से ही 2-3 दोस्त मेरे बहुत अच्छे, कानपुर में जब हम पढ़ते थे तब भी वो थे, और फिर परिवार सहित उनसे संबंध रहे और लगातार बने रहे। मैं कानपुर में था तब से संबंध, जब बॉम्बे चला गया, फिर जब दिल्ली आ गया तो वो संबंध बने रहे। उनमें से कई अब बेचारे दिवंगत भी हो गए। नहीं, इन मित्रों के अंदर कुछ मित्र तो आपके ऐसे होंगे जिनका संबंध साहित्य के साथ या रचना के साथ था, और कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जो कि इससे इतर हैं, जिनका संबंध, मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किसी का संबंध साहित्य से कितना था। इसमें ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि व्यक्ति कैसा है। इस व्यक्ति के नाते वो साहित्य भी उसमें आता है, कई बार नहीं भी आता। कई बार साहित्य के स्तर पर शायद अंतर बहुत दिखाई देता हो, पर मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मेरा एक बहुत बचपन का एक दोस्त आज भी है, वो राजेंद्र रमेश माथुरकर। वो बचपन में मेरे साथ पढ़ा, बड़ा हुआ, और हम लोग बहुत अच्छे मित्र रहे। जापान में भी वो मेरे साथ था। मुझे जापान बुलाने में उसका सबसे बड़ा सहयोग था। किन्हीं कारण से उसका मेरा मतभेद हुआ, और आज भी मैं, अब मेरे उसके संबंध लगभग टूट से गए, पर आज भी मैं महसूस करता हूँ कि जितना दुख और जितना संताप मुझे अपनी मित्रता के टूटने का है, उतना शायद जीवन में अन्य किसी बात के लिए न रहा हो। अब जैसे कन्हैयालाल नंदन है, बहुत पुराने संबंध रहे और जीवन के अंतिम क्षण तक बने रहे। एक दूसरे पर हमने विश्वास किया, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अपने मित्र के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये तो मेरे प्रयास हमेशा रहता है। परंतु मित्र भी उसका प्रतिदान उसी तरह दे, इसकी मैं अपेक्षा नहीं करता। नहीं, नंदन जी तो आपके बहुत अच्छे मित्रों में से जाने जाते हैं, पर नंदन जी ने एक बार ये कहा था कि महीप सिंह जी के कुछ ऐसे मित्र भी हैं
जो मित्रता के योग्य नहीं हैं, पर महिब जी उनसे मित्रता निभाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा नंदन जी का अपना अनुभव था, क्योंकि कुछ कॉमन मित्र थे जिनमें के साथ मेरी मित्रता थी, पर नंदन जी की उनके साथ मित्रता स्थिर नहीं रह सकी, बनी नहीं। तो वो उनको इस योग्य नहीं समझते थे कि मित्र बने। मैं ये भी मानता हूँ कि योग्यता की कसौटी ये नहीं है कि वो मेरे मानदंडों पर खरा उतरता है कि नहीं। हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक विशेषताएं होती हैं और अपनी कमियां होती हैं, अपनी अच्छाइयां भी होती हैं। अगर आप किसी को मित्र बनाना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह स्वीकार करना होता है। ये नहीं हो सकता कि भाई ये जो तेरे गुण हैं उसके कारण मेरा मित्र है, और ये तेरे में कुछ अवगुण है तो तू मेरे मित्रता योग्य नहीं है। कम से कम मेरी मान्यता ये नहीं है। मेरी मान्यता ये है कि व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लेना चाहिए, यदि वो इस योग्य है कि आप उसे वो स्वीकार करने की मानसिकता में है। नहीं, पर क्या आपको कुछ ऐसे मित्र मिले जो कि कठिनाई के समय में या मुसीबत के समय में आपके काम आए हों, कुछ या सिर्फ फ़ायदा ही उठाते रहे आपसे? नहीं, ये आमतौर पर मित्रों में शिकायत रहती है कि भाई जब इसकी ज़रूरत थी तब तो ये मेरी बड़ी मित्रता चाहता था, और जब मेरी कोई ऐसी बात आई है तो उसका प्रतिदान नहीं दिया। पर मैं ये शिकायत भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं जो कर सकता था मैंने किया। मेरी ज़रूरत के समय में भी ये वैसा ही प्रतिदान देगा, इसकी मैं बहुत अपेक्षा नहीं करता। ये तो फिर लेन देन ऐसा हो जाएगा। इस भारतीय विभाजन की घटना से पानी और पुल जैसी कहानी कैसे निकल कर आई? और भारत विभाजन की घटना से पानी और पुल जैसी कहानी, क्योंकि मैं ये मानता रहा कि जितनी भारत विभाजन की त्रासदी हुई, इतने 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति विस्थापित हो गए, दोनों हिंदू और मुसलमान और सिख। परंतु फिर भी जो पंजाब की आम जनता है, पंजाब का इंडिविजुअल है, उसके अंदर आप ऐसी घृणा नहीं है। वो उन समूह के उन्माद में आकर वो हत्याकांड भी कर सकता है, परंतु जब वो अकेला होता है तब उसका जो पड़ोसी है या उसका साथी है या उसके गांव या शहर वाला विधर्मी है, उसके प्रति भी वो बहुत दयालु और बहुत सद्भाव रखता है। पानी और पुल की कहानी मेरी माँ के साथ घटित कहानी है कि जब वो जाती हैं तो उस गांव के मुसलमान वहाँ इकट्ठा हैं इस बात के लिए कि शायद हाँ इस गांव का कोई रहने वाला गांव इस गांव, और वो बार बार कहते हैं कि तुम लोग वापस आ जाओ, ये वापस आ जाओ। उसी समय उनके बीच में एक मामा है जो कहते हैं पहले तो मार मार के भगा दिया, अब कहते हैं आने के लिए कह रहे हैं। एक तीसरी मानसिकता है वो। परंतु आम व्यक्ति, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो जब अकेला होता है तब एक दूसरे के प्रति बड़ी सद्भावना, प्रेम रखता। जब वो समूह का अंग बन जाता है तो उसकी मानसिकता में अंतर आ जाता है, बदल जाती है। फिर तो वो हत्याकांड करने में रहता है। पानी और पुल कहानी इसमें से जन्म लेती है कि व्यक्ति का महत्व मानवीय संबंधों में कहीं ज़्यादा है। समूह का जो ये मानसिकता है वो बहुत सारे संकट उत्पन्न कर देती है। आपातकालीन घटना के साथ जुड़कर आपने भारतीय लेखक संगठन की स्थापना की थी। इसके संबंध में कुछ बताएंगे कि क्या जरूरत पड़ी, क्यों इस तरह के संगठन की स्थापना की गई, और प्रारंभ में कौन कौन से लोग इस संस्था के साथ जुड़े और आपकी उसके अंदर क्या भूमिका रही? मैं सोचता हूँ कि जब आपातकाल लगा और लेखन की स्वतंत्रता भी बाधित हो गई, प्रतिबंधित हो गई, तो एक वर्ग तो ऐसा था ही जो कांग्रेस समर्थक था। लेखकों में भी ऐसा वर्ग था जो कांग्रेस समर्थक, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के उस कदम की बड़ी सराहना की, जय जयकार की, जय जयकार की। और आपको शायद याद भी हो कि उन्हीं दिनों में बिहार में राजगिरी में समांतर लेखकों का एक सम्मेलन हुआ, कमलेश्वर जिसके अध्यक्ष थे, और जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि इंदिरा जी ने आपातकाल लिखाकर बड़ा ही उत्तम कार्य किया है, और ऐसे समय में जो सेंसरशिप लागू है उसका भी हम स्वागत करते। कि तो हम
लेखकों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ये मानते थे कि बड़ा गलत काम हुआ। इस संबंध में जो भी कुछ मीटिंगें हुई, वहाँ भी मैंने ये विचार बड़े स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखे थे और इस बात का हम निरंतर विरोध करते रहे और ये मानते रहे कि लेखकों का एक ऐसा संगठन बनना चाहिए कि जो ऐसे समय में अगर सरकार की बड़ी अधिनायकवादी नीति है तो उसका विरोध कर सके और सामूहिक विरोध कर सके। केवल वैयक्तिक विरोध से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो इसको सामने रखकर भारतीय लेखक संगठन की स्थापना की गई। विष्णु प्रहार जी को हमने अपना अध्यक्ष बना था क्योंकि वो विचारों से सहमत थे। मैं उस समय महासचिव बना था और एक जो उसका मैनिफेस्टो बनाया गया था, हाँ, भांजी प्रसाद मिश्र भी उससे जुड़े थे, नित्यानंद तिवारी भी उसके साथ जुड़े थे, देवेंद्र सिर भी उसके साथ जुड़े थे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसका मैनिफेस्टो बनाया था और मैं समझता हूँ कि एक समय एक संगठन ने बहुत उपयोगी काम भी किए थे और बहुत अच्छे वक्तव्य दिए और दूरगामी इसका प्रभाव हुआ। बाद में तो जो हुआ आप जानते हैं उसकी। मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब आपकी समग्र कहानियों का विमोचन हुआ था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और उन्होंने उस समय आपके उन आलेखों को याद किया था जो कि उनके संपादन काल में छपे थे। आपको कैसा लगा कि इतने सालों के बाद भी आपके उन आलेखों की याद अटल बिहारी वाजपेयी को, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके मन में तब भी थी? उसका कारण ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पंजाब पांचजन के संपादक थे। पंजाब का ये जो इशू है उस समय भाषा की समस्या का, ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न वहाँ बना हुआ था और सिखों और हिंदुओं के बीच की दरार बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे समय में मैंने वो आलेख लिखे थे जो उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुए थे, इसलिए उनको वो लेख याद थे। नहीं, इतने सालों के बाद भी याद थे उनको, याद थे ये बात, क्योंकि एक मैंने स्टैंड लिया था, वो स्टैंड पार्टी नीति से अलग था, उससे दूर था और लिखा और बड़े आग्रहपूर्वक लिखा, इसलिए अटल जी को पुरानी बातें याद थी। आप क्या सोचते हैं कि जिस राजनीतिक वातावरण के अंदर हम आज रह रहे हैं, लेखक का क्या दायित्व है ऐसे वातावरण के अंदर? लेखक का दायित्व है कि वो सबसे पहले लेखक है, इस दायित्व को अनुभव करे। और क्या इस दायित्व को निभा पा रहे हैं लेखक? कितने लेखक निभा पा रहे हैं, कितने नहीं, ये मेरे सामने महत्व है, परंतु मैंने कोशिश की है कि मैं इस दायित्व को निभाऊं और जहां मुझे लेखक की स्वतंत्रता, लेखक की अस्मिता का प्रश्न आए तो मुझे लेखकों के साथ खड़ा होना चाहिए और लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से बरकरार रखने में अपना मत देना चाहिए। आप समय समय पर देखते रहे हैं कि इसी राजनीति से प्रेरित होकर सांप्रदायिक दंगे भी होते रहे हैं, जाति और प्रांतों के अंदर भी लोगों को बांटा जाता रहा है, सब वोट पाने के लिए। इसे आप किस रूप में लेते हैं? क्या ये क्षेत्रीयता का भाव, भाषा का भाव, सांप्रदायिकता का भाव कहीं हमें आपस में बांट नहीं रहा है? देखिए, ये देश बहुत बड़ा देश है और जैसा देश आज हमारे पास है, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, ऐसा भारत कभी भी अस्तित्व में नहीं था। ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतें थीं, बड़ी बड़ी रियासतें थीं, यहाँ तक कि अगर जो हिंदू राज्य जो था पहले, वो भी सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहता था, राजस्थान का है या दिल्ली का है। अगर पीछे से मुसलमान आ गए, उनकी भी सीमाएं होती थी, मुग़ल आ गए, तो मुग़ल भी कभी इससे इतना बड़ा राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे जितना बड़ा राज्य आज है। चाहे पाकिस्तान भी उस समय इस देश का हिस्सा था। इसलिए इस सारे विविधता भरे देश में दो तीन बातें अवश्य होंगी जिससे हमें बहुत समझदारी से निपटना होगा। पहली बात यह है कि यहाँ ये एक, जिसको आप मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल देश कहते हैं, वो देश है। यहाँ कभी एक भाषा, कभी एक धर्म, कभी एक संस्कृति का वर्चस्व स्थापित नहीं होगा। इस तथ्य को हम स्वीकार कर लें।
आज तक जो हम हिंदी के अंदर पढ़ाते आ रहे हैं वो मैथिली को हिंदी मानी है, भोजपुरी को हिंदी माना है, अवधी और ब्रज को हिंदी माना है। अब इन भाषाओं को उसी शेड्यूल में लेके आया जा रहा है, जैसे कि मैथिली आ गई, भोजपुरी आने वाली है, उसके बाद राजस्थान की बारी आ जाएगी। क्या हम हिंदी को ही इससे कमतर नहीं कर रहे हैं? मेरा मत है कि ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से भी हमें अपनी सोच को थोड़ा और विस्तृत करना चाहिए। इस देश में वो तो सारी भाषाएं आ गई, और जैसा भी आपने कहा कि जो 8th शेड्यूल की भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो बढ़ती हैं। एक समय 14 थी, आज वो 22 से ज़्यादा हो गई, और बढ़ जाएंगी ये। और बढ़ जाएंगी। पर आप ये क्यों भूलते हैं कि इन भाषाओं में स्वतंत्र रूप से साहित्य लिखा गया। एक समय ये हिंदी के अंतर्गत हिंदी को बोलियां या उपभाषाएं करके जानी जाती रहीं, मगर कब 100-150 साल पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी। वहाँ विद्यापति मैथिल का कवि था, वहाँ सूरदास ब्रजभाषा का कवि था, तुलसीदास अवधी के कवि थे, मीरा राजस्थान की कविता थी। ऐसे भेद हमारे रहे। मैं ये कह रहा हूँ, बाद में जब हिंदी का वर्चस्व प्रारंभ हुआ और हिंदी को ये मान लिया गया कि शायद हिंदी ही इस देश की, एक समय राष्ट्रभाषा शब्द उसके लिए प्रयोग ही किया गया कि राष्ट्रभाषा का मतलब है कि इस देश के सभी लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक भाषा। आने वाले समय के अंदर हिंदी का अर्थ क्या रह जाएगा? खड़ी बोली। ये मेरा ख्याल है कि विचार सही नहीं। हिंदी का अर्थ खड़ी बोली, ये भी तो हमारी कुछ 100 वर्ष की उपज है। इससे पहले तो खड़ी बोली भी कोई नहीं जानता था। मैं कहता हूँ कि ये सारी भाषाएं हिंदी में इनकी गणना कर ली गई, पर इसका परिणाम क्या हुआ? अवधि समाप्त हो गई। ब्रज भाषा जिसमें इतना उन्नत साहित्य लिखा गया मध्ययुग में, वो समाप्त हो गया। अब कौन लिखता है ब्रज भाषा में? अवधि में कौन लिखता है? नहीं, पर भोजपुरी में बहुत लिखा जा रहा। भोजपुरी में लिखा जा रहा, मैथिली में उससे ज़्यादा लिखा जा रहा, परंतु पर ये तो एक राजनीति से प्रेरित होकर लिखा जा रहा है ना। भोजपुरी के अंदर हम छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, भोजपुरी में कोई साहित्य नहीं है, थोड़े से लोकगीत मिलते हैं, 2 लाइनों में हम ख़त्म करते रहे हैं भोजपुरी के संबंध में। अब पिछले कुछ सालों के अंदर हर विधा के अंदर भोजपुरी के अंदर बहुत लिखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको हमने शेड्यूल में लेकर आना है। मैं कहता हूँ इसमें बुराई क्या है? पर हिंदी को तो हानि नहीं होगी क्या? कोई हानि नहीं। हिंदी का जो स्थान है वो रहेगा। एक देश की संपर्क भाषा के रूप में, एक देश की केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी का स्थान रहेगा। सारे विश्व में हिंदी को जिस रूप में पढ़ाया जाता है, आजकल 150-200 यूनिवर्सिटीज़ में सारे संसार में हिंदी को पढ़ाया जाता है। नहीं, पर उस हिंदी के अंदर ब्रज भी पढ़ाई जा रही है, अवधी भी पढ़ाई जा रही है। तो अगर वो नहीं पढ़ाई जाएंगी तो भी जो हिंदी का रूप है वो तो रहेगा। आप इंग्लिश की बात देखिए, इंग्लैंड में ही इंग्लिश है, स्कॉटिश है, आयरिश है, वेल्स की अपनी एक भाषा है, मगर अंग्रेजी का एक मानक रूप सारे संसार में बन गया। हिंदी का एक मानक रूप बना। वहाँ पर हिंदी का ही जो अपना साहित्य है, चाहे वो अब 100-150 साल से ज़्यादा पुराना, पीछे नहीं जा पाएंगे हम अगर ये सारी भाषाएं अलग हो गई, पर इन भाषाओं के साहित्य के रूप में रहते हुए भी अगर ये 8th शेड्यूल की अपनी भाषाएं हो जाएं, तो भी इस देश की सुविधा इस बात पे रहेगी कि आपकी शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा बनती है। आज भी हिंदी ही शिक्षा का माध्यम ये संपूर्ण हिंदी भाषी प्रदेशों में बने, इसके लिए निरंतर एक समानांतर सुझाव तो है ही, और ऐसा रहेगा। आपने प्रारंभ में कहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी का आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा और आप उन पर काम करना चाहते थे। आपने PhD के लिए काम किया भी उनके ऊपर। मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान संदर्भ में उनके विचारों का क्या महत्व है? मैं समझता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह ने इस देश को 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें दी। एक तो शायद उस युग में वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने एक कवित्त में ये कहा कि हिंदू तुर्क इमाम शाफी मानस की जात सबे एक है पहचानो।
मैं संपूर्ण मनुष्य जाति को एक रूप में देखता हूँ। मानवीय एकता, मानवीय समता और मानवीयता के पक्ष में कितने लोगों ने उस युग में ऐसी बात कही थी कि मैं तो संपूर्ण मनुष्य को, काला गोरा, छूत अछूत, दलित ब्राह्मण, मैं कोई भेद नहीं मानता, मैं सबको एक जैसा मानूं। अभी पीछे आपने गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, उसमें आपने बताया है कि गुरु ग्रंथ साहब मानवता का प्रतिनिधित्व करता है और आदि ग्रंथ की जो महत्ता है इस संबंध में आप क्या मानते हैं? वो ये है कि आज से 400 साल पहले जब गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन किया, तो उस समय क्या ये कोई सोच सकता था कि एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ बनेगा कि जिसमें ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे जो सिख परिवेश से दूर के लोग हैं, यानी उसमें कबीर भी शामिल किए जाएंगे, उसमें रविदास जो चमार है वो भी शामिल किया जाएगा, धन्ना जो जाट है राजस्थान का है वो भी शामिल होगा, नामदेव और परमानंद ये जो महाराष्ट्र के हैं ये भी इसमें शामिल होंगे, सतना सिंध का होगा। ऐसी कोई परिकल्पना उस 400 वर्ष पहले कर सकता था? गुरु नानक जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ की वाणी इकट्ठा करके ले आते थे। बाद में गुरु अर्जन देव ने उनका सबका संपादन किया। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें रामानंद जैसा ब्राह्मण भी है, जिसमें जयदेव जैसा बंगाली ब्राह्मण भी है, गीत गोविंद की रचना करने वाला उसके पद भी हैं, एक ऐसी विशाल दृष्टि वाला ग्रंथ। फरीद भी है उसमें, हैं? फरीद भी उसमें है, मुसलमान फरीद भी है, भीखन मुसलमान है। ऐसे सब लोगों का ग्रंथ ऐसा 400 वर्ष पहले ऐसी परिकल्पना करना बड़ा दूभर कार्य था। पहली बात तो ये जो बातें हैं छूछात मानने वाली बात, जातिवाद की बात, ये इस देश की रगों में बसा हुआ है। सारे प्रयासों के बावजूद ये शिथिल तो होता है, समाप्त नहीं होता। आप देखिए कि इस्लाम में तो एकदम बराबरी है, कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, मगर इस्लाम में भी कुछ मुसलमान नीचे दर्जे के समझे जाते हैं, कुछ ऊंचे दर्जे के, कुछ उनसे भी, जिनको आप सैयद और पठान और एक वर्ग है जो ऊंचे जाति के मुसलमान माने जाते हैं, एक दूसरा है जो मध्यम श्रेणी के, जैसे अंसारी है, यानी जैसे दर्जी है, और वहाँ दलित मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। एक सैयद अपनी बेटी का विवाह एक अंसारी के घर नहीं करेगा। क्रिश्चियंस का देखिए, क्रिश्चियंस में भी छूछात बहुत हुई। क्रिश्चियंस में भी कुछ क्रिश्चियंस बड़े हैं, कुछ क्रिश्चियन छोटे हैं, और बहुत सारे तो क्या आपको नहीं लगता कि यह धारणा हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते? धारणा कि ये है कि ये धारणाएं व्यक्ति की, हमारे इस देश में खास तौर से व्यक्ति की नसों में चली गई। इनको निकालने की कोशिश हो रही है, मध्ययुगीन संतों ने भी की, गुरुओं ने भी की, धर्म के प्रवर्तकों ने भी की, परंतु उसके जो ट्रेसेस हैं, उनके जो दुर्गुण अभी भी शेष हैं। और जो आधुनिकता है, अब मैं मानने लगा हूँ कि जो आधुनिक चिंतन है, जो वैज्ञानिक चिंतन है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा, इतनी शिक्षा तो इस देश में कभी नहीं थी। आज 60% से अधिक लोग शिक्षित हैं, कल ये 90% तक चले जाएंगे। वैसे वैसे ये बंधन शिथिल होंगे, ढीले पड़ते जाएंगे। और यही कारण है कि शायद एक बार फिर वो मानस की जात सभे एको पहचान वाला इस बात को मानने लगता है सार्थक हो सके।